हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल @जर्नी टू सक्सेस -0101 से मुकेश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सफल होना ही है सफलता के राज के बारे में। दोस्तों, इस दुनिया में सभी सफल होना चाहते हैं, पर सफलता हर किसी को नसीब नहीं होती, क्योंकि सब सफलता के रास्ते पर चल नहीं पाते। चलने की कोशिश सब करते हैं, पर बिना दिशा के रास्ता भटक जाते हैं। जब आप सही दिशा में चलेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होगा, एक पत्थर तो तबीयत से उठाओ यारो। दोस्तों, ज़िंदगी में कठिनाइयाँ, दुख, समस्या बहुत आती हैं, जिनमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है। खासकर वहाँ जहाँ जन्म गरीब परिवार में हुआ रहता है, वहाँ का वातावरण आगे बढ़ने की प्रेरणा ही नहीं देता। ज़रूरत होती है उस वातावरण से निकल कर आगे बढ़ने की। जब तक आप एक प्रयास नहीं करेंगे, कदम बढ़ाएंगे ही नहीं, तो सफलता का प्रयास ही नहीं करेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी कैसे। दोस्तों, हर इंसान सफल होना चाहता है, पर सफलता हर किसी को नहीं मिलती, क्योंकि इसके पीछे एक राज छिपा होता है। सफलता उन्हीं का चरण चूमती है जिनमें कुछ अलग कर गुजरने की तमन्ना होती है। दोस्तों, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पता ही नहीं होता। हम हर जगह सफल होने का राज खोजते हैं, नकल करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल उचित नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। हिरन जंगल जंगल घूमता रहता है कस्तूरी की खोज में, जो कि खुद हिरन के पास है, लेकिन वो जंगल जंगल घूम रहा है। ठीक यही बात सफलता पर लागू होती है। हमें सबसे पहले आत्मचिंतन करना होगा, इधर उधर नहीं भटकना है, बस लक्ष्य बनाकर एक तय दिशा में बढ़कर रास्ते को पार न करना है, तभी हमें सफलता मिल सकती है। दोस्तों, एक रियल कहानी के माध्यम से, जो कि एक सच्ची घटना है, समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, मेरे एक रिलेटिव हैं प्रदीप कुमार, जो कि काल्पनिक नाम है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में हुआ था। कहानी शुरू करने के पहले कहानी बताने का मेन उद्देश्य है कि कितने संघर्ष हो ज़िंदगी में, अगर आपका इरादा नेक और मजबूत हो तो सफलता आपका चरण जरूर चूमती है। दोस्तों, प्रदीप कुमार का जन्म इलाहाबाद के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनका जन्म एक मिडिल क्लास की बड़ी फैमिली में हुआ था। फैमिली में लगभग 30 से ज़्यादा लोग थे। बड़ी फैमिली में जन्म लेने के कारण प्रदीप को किसी भी तरह की सुख सुविधा नहीं थी। इनका प्राथमिक एजुकेशन प्राइमरी स्कूल में हुआ। प्राइमरी स्कूल में थे उसी समय एक घटना घटी। ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते तो थे, पर स्कूल में न जाकर बगल के मंदिर में खेलते थे और शाम को घर आ जाते थे। ये डेली यही करते थे। एक दिन वो मंदिर में बैठकर खेल रहे थे, तभी एक गाय मंदिर में आ गई। गाय डेंजरस टाइप की थी। गाय को देखकर प्रदीप कुमार डर गए और चिल्लाते हुए मंदिर से बाहर भागे तो गाय चराने आई उनकी बड़ी माता ने देख लिया। अब प्रदीप की पोल खुल चुकी थी। उनकी बड़ी माँ ने घर जाकर उनके पिताजी को सारी बातें बता दी। प्रदीप के पिताजी ने उनको मारा पीटा और उसी दिन से उनका नाम कटवाकर प्राइमरी स्कूल से कॉन्वेंट स्कूल में डाल दिया। कॉन्वेंट में एडमिशन होने के बाद प्रदीप का मन पढ़ाई में लगने लगा था। प्रदीप अब मेहनत से पढ़ते थे और धीरे धीरे हर क्लास में नंबर 1 हो गए। प्रत्येक कक्षा में प्रदीप फर्स्ट क्लास से पास होते थे। प्रदीप पूरे स्कूल में टॉपर थे। 8वीं के बाद प्रदीप का एडमिशन इंटर कॉलेज में हुआ। प्रदीप हर जगह पढ़ने में अच्छे थे, पर उनके फैमिली में एक प्रॉब्लम था। प्रदीप के फादर 3 भाई थे। प्रदीप के फादर सबसे छोटे थे। उनको दोनों बड़े पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे। उनके दोनों बड़े पिताजी मुंबई में लिमिटेड कंपनी में काम करते थे, जबकि प्रदीप के फादर इंग्लिश से बीए थे। पर घर में उनके फादर सबसे छोटे थे। जब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गई तो उनके फादर को प्रदीप के दादाजी और दोनों बड़े पिताजी ने घर देखने को कहा। पहले के टाइम में लोग बड़े लोगों की बात मानते थे। प्रदीप के फादर ने अपने पिताजी की बात मानकर घर संभाला और दोनों बड़े पिताजी बाहर कमाने चले गए। समय बीता। पहले तो सब ठीक चल रहा था, पर कुछ समय बाद प्रदीप के दादाजी चल बसे। यहीं से सब कुछ बदल गया। प्रदीप के पिताजी ने ईमानदारी से घर संभालकर अपने लिए अलग से कुछ नहीं किया। बाद में बहुत सारे विवाद होने लगे।
प्रदीप अब तक 12वीं क्लास में पहुंच चुके थे। घर में बहुत ज़्यादा वाद विवाद और कलह होती थी, जिसका असर प्रदीप पर पड़ने लगा था। प्रदीप का ध्यान पढ़ाई से दूर जाने लगा था, पर उनके पिताजी को यह बात समझ में नहीं आई। इसी समय प्रदीप के फादर और बड़े फादर के बीच बंटवारा हो गया। प्रदीप के फादर और बड़े फादर के बीच बंटवारा तो हुआ, पर दोनों बड़े फादर ने बेईमानी करके सब कुछ ले लिया। प्रदीप के फादर को केवल कुछ जमीन मिली। प्रदीप के फैमिली में 10-12 लोग थे। प्रदीप की माँ हमेशा बीमार रहती थी। प्रदीप के 2 बड़े भाई उस समय बीमार चल रहे थे। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। कमाने वाला कोई नहीं था। घर की हालत देखकर प्रदीप का ध्यान पूरा पढ़ाई में से हटने लगा था। घर की हालत देखकर पढ़ाई में ही मन ही नहीं लगता था। लेकिन फिर भी प्रदीप के पिताजी ने उनको पढ़ाना बंद नहीं किया। प्रदीप की पढ़ाई जारी रही। कुछ समय बाद प्रदीप के दोनों बड़े भाइयों ने कमाना चालू किया। लेकिन कुछ समय बाद प्रदीप के घर में वही सब होने लगा। प्रदीप के बड़े भाई और एक छोटा भाई था, तीनों कमाने लगे थे, पर घर में वही सब होने लगा जो पहले बड़े फादर के बीच में होता था। प्रदीप के 2 बड़े भाई और एक छोटा भाई था, 10th तक पढ़े थे, सब कमाने लगे। प्रदीप अब बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुका था। घर में वही सब चल रहा था जो बड़े फादर और उनके फादर के बीच हुआ। प्रदीप पढ़ना तो चाहता था, पर पारिवारिक कलह से उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। प्रदीप बीएससी 1 में फेल हो गया। यहीं से प्रदीप के जीवन में बड़ा बदलाव आया। प्रदीप के बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल होने से उसके फादर ने समझ लिया कि प्रदीप अब पढ़ाई नहीं कर पाएगा। इधर प्रदीप का छोटा भाई उम्र में प्रदीप से ज़्यादा दिखता था। उसकी भी शादी करनी थी, पर प्रदीप उससे बड़ा था। उस समय बड़े से पहले छोटे की शादी का चलन नहीं था। उस समय बड़े से पहले छोटे की शादी करना उचित नहीं समझा जाता था। अब प्रदीप के बीएससी 1 में फेल होने से प्रदीप की शादी की बात होने लगी। जब फादर ने प्रदीप को बोला, तुम्हारे छोटे भाई की शादी करनी है, लेकिन उसके पहले तुम्हारी शादी करना जरूरी है, प्रदीप ने शादी करने से मना कर दिया। प्रदीप के ना बोलने से घर के सभी बड़े लोग परेशान हो गए, क्योंकि छोटे भाई प्रदीप से उम्र में दिखने में बहुत ज़्यादा दिखता था और वह पढ़ाई भी छोड़ चुका था। प्रदीप के घर वालों ने बिना प्रदीप को बताए शादी की बात पक्की कर ली। जब प्रदीप को पता चला तो प्रदीप ने घर वालों से कहा, मुझे पढ़कर कुछ बनना है, मैं शादी नहीं कर सकता। प्रदीप अब तक जो परवरिश थी वो पारिवारिक कलह के बीच चल रही थी। शादी तो बिल्कुल नहीं करना चाहता था। जैसे तैसे प्रदीप ने शादी पक्की हो गई थी, उसको कैंसिल करवाया। घर वाले प्रदीप के ना बोलने से नाराज और परेशान थे। थोड़े समय बाद घर वालों ने गुपचुप तरीके से प्रदीप की शादी की बात पक्की कर ली। प्रदीप को उस दिन बताया गया जिस दिन लड़की वाले आने वाले थे। जब ये बात प्रदीप को पता चली तो प्रदीप ने शादी से साफ मना कर दिया। अब घर में हड़कंप मच गया, क्योंकि लड़की वाले आने वाले थे। इधर जिससे शादी की बात फाइनल होगी वो तैयार ही नहीं। प्रदीप के मना करने के बाद प्रदीप के घर वालों ने प्रदीप को मनाने के लिए प्रदीप की मौसी के लड़के को लगाया, क्योंकि प्रदीप ने अपने खुद के माँ बाप भाई बहन सबको मना कर दिया था। प्रदीप की मौसी का जो लड़का था, प्रदीप उसी के साथ रहता था। मौसी का लड़का प्रदीप से उम्र में काफ़ी बड़ा था। प्रदीप उनकी हर बात मानता था। प्रदीप के मौसी के लड़के ने प्रदीप को समझाया, लड़की वाले आने वाले हैं, अगर शादी की बात नहीं मानी तो बदनामी होगी, क्योंकि ऑलरेडी एक बार शादी कैंसिल हो चुकी थी। मौसी के लड़के ने प्रदीप को समझाया, शादी कर लो, तुम जब तक पढ़ोगे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। प्रदीप ने शादी की बात भाई की वजह से मान ली, पर घर वालों को बोल दिया, जबरदस्ती शादी का अंजाम बुरा होगा। शादी हो गई। प्रदीप की शादी के बाद घर में और तनाव हो गया, क्योंकि 4 भाई में 3 कमाने वाले, 1 पढ़ने वाला। जो कमाने वाला है उसकी वाइफ का रहन सहन अलग रहता है, जो नहीं कमाता वो कितने भी अच्छा हो, उसकी इज्जत घर में शादी के बाद नहीं होती। ऊपर से माँ और वाइफ के बीच बिल्कुल नहीं जमता था।
क्योंकि माँ जो चाहती थी बहू को पसंद नहीं था, बहू जो चाहती थी माँ को पसंद नहीं था। पारिवारिक कलह में प्रदीप अब टूट चुका था, पर हिम्मत नहीं हारी। प्रदीप पढ़ाई में ठीक था, पर घर की किचकिच से वह बहुत परेशान हो गया। अब उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आने लगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से प्रदीप की लाइफ में सब कुछ उल्टा होने लगा। प्रदीप प्रदीप कह रहा था पढ़ना है, किचकिच से वह पढ़ नहीं पा रहा था। प्रदीप पढ़ाई के साथ साथ टीचिंग करने लगा। 150 रुपये के साथ टीचिंग करना चालू किया, जो बाद में लगभग 500 रुपये तक आया। प्रदीप हिम्मत हारने वाला इंसान नहीं था, वह इतने में संतुष्ट था। प्रदीप के घर वालों को अब लगने लगा कि प्रदीप अब नहीं पढ़ पाएगा। प्रदीप के घर वालों ने प्लान बनाया। प्रदीप को झूठ बोला गया कि तुम्हारा बड़ा भाई बहुत ज़्यादा बीमार है, उसकी देखभाल के लिए तुम्हें मुंबई जाना होगा। प्रदीप का मन मुंबई आने को तो बिल्कुल नहीं था, पर भाई की बीमारी की बात सुनकर राजी हो गया। इधर वाइफ मायके में रहने लगी, क्योंकि सास बहू और बाकी फैमिली में बिल्कुल नहीं जमता था। घर की किचकिच और वाइफ के मायके में रहने से प्रदीप बहुत परेशान हो गया था। उसको शक था कि झूठा बुला रहे हैं, लेकिन वह मुंबई आ गया। मुंबई आया तो पता चला झूठ बोलकर बुलाया गया था। मुंबई आने के बाद कंप्यूटर में सीखने के लिए एडमिशन हुआ। प्रदीप फंस गया था, उसको कभी पता नहीं था कि उसकी पढ़ाई छूट जाएगी। मुंबई आने के बाद प्रदीप ने खुद से वापस बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, क्योंकि पहले बीएससी कंप्लीट नहीं हुआ था। यूनिवर्सिटी बदल चुकी थी। वापस बीएससी फर्स्ट ईयर से पढ़ना चालू किया। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ठीक चला, लेकिन थर्ड ईयर में प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि प्रदीप काम के साथ पढ़ाई कर रहा था, तो अटेंडेंस कम थी, जिसके कारण फाइनल ईयर में प्रैक्टिकल में बैठने दिया गया, लेकिन थियरी के एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया, क्योंकि अटेंडेंस कम था। प्रदीप अब तक 2 बच्चे का बाप बन चुका था, जिसके कारण घर का खर्चा भी देखना था। मजबूर होकर प्रदीप ने पढ़ाई छोड़ दिया और प्राइवेट जॉब करने लगा। शुरुआत से ही प्रदीप को एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब मिला, जिसमें उसने अपनी जिम्मेदारी को बहुत मेहनत से निभाया। प्रदीप सारे काम को बहुत लगन और जिम्मेदारी से करता था। सभी के साथ उसके अच्छे संबंध थे। शेर के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे। कंपनी का मालिक और प्रदीप के बीच दोस्ताना संबंध था। समय बीता, प्रदीप ने अपनी मेहनत से कंपनी को काफ़ी ऊपर किया। कुछ लोगों ने सेठ से चमचागिरी की, क्योंकि प्रदीप काफ़ी जिम्मेदार, ईमानदार और मेहनती था। चमचों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। चमचों ने सेठ को भड़काया। वैसे तो सेठ और प्रदीप के बीच अच्छा संबंध था, पर थोड़े समय बाद प्रदीप ने खुद ही कंपनी छोड़ दिया, जिसमें प्रदीप ने तन मन धन से कंपनी में काम किया था और उसके लगन और मेहनत से ही कंपनी बहुत फार्म में चल रही थी। अब इसके बाद प्रदीप जहाँ भी गया जॉब तो आसानी से मिल जाता था, पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती। प्रदीप हर साल 2 साल पर जॉब चेंज कर देता था। ऐसे सिलसिला आगे चलता रहा। प्रदीप जिस फील्ड में काम करता था उसको बहुत अच्छा नॉलेज था, पर प्रदीप का नसीब कहें या क्या, प्रदीप साल 2 साल से ज़्यादा किसी कंपनी में टिक नहीं पाता था। हद तो तब हो गई जब प्रदीप की जो लास्ट कंपनी थी वह उसके साथ धोखा किया गया। प्रदीप को पहले जॉब के लिए अपॉइंट किया गया और 2 मंथ के बाद बोला गया कि आपको इस फील्ड का कुछ पता ही नहीं। प्रदीप को इस बात से बहुत धक्का लगा, क्योंकि प्रदीप बहुत ईमानदार, मेहनती और लगन से काम करने वाला आदमी था। साथ ही उस फील्ड का अब तक उसको 20 साल का अनुभव हो चुका था। प्रदीप को इस फील्ड का मास्टरमाइंड माना जाता था। प्रदीप कभी निराश और हिम्मत नहीं हारता था। पूरे वक्त में तो वह और विवेक से काम लेता था। प्रदीप की लाइफ में यहीं से टर्निंग पॉइंट आया। प्रदीप ने फैसला किया कि अब वह जॉब सीकर नहीं, जॉब मेकर बनेगा। प्रदीप को जिस फील्ड में अनुभव था उसी फील्ड में कंपनी खोली। शुरू में प्रॉब्लम हुई, पर धीरे ही सही जिंदगी ने रफ्तार पकड़ ली। प्रदीप की ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, पर जिसकी नीयत अच्छी है, मन में विश्वास है, भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है, कर्म में जान लगाकर काम करने वाला कितना भी परेशान हो,
बिना थके बिना रुके चलते रहना, कामयाबी जरूर मिलेगी। दोस्तों, यह सच्ची कहानी है। मैंने ये कहानी इसलिए बताई कि इस कहानी से कुछ सीख मिल सकती है। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीख और प्रेरणा मिलेगी। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इस कहानी में आपने देखा कि प्रदीप कुमार को शुरू से परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो लास्ट तक चलता रहा। प्रदीप ने हिम्मत नहीं हारी और अंत में सफलता मिली। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इससे बच्चे युवा सबको सीख मिले। जिनमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है, उनका साथ सृष्टि की सारी शक्ति देती है। हमें हर चीज़ से सीख मिलती है। हमें क्या लेना है, क्या करना है, ये सीखना है, क्या करना है, और अंत में आपको सब मिल जाता है। दोस्तों, ज़िंदगी का यह कड़वा सच है कि गरीबी, लाचारी, संसाधन की कमी और पारिवारिक कलह, सही क्लाइमेट न मिलने से प्रतिभावान आदमी भी जिसमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है, वह भी टूट जाता है। इस कहानी में आपने देखा होगा कि प्रदीप कुमार कितनी समस्याओं को झेले। उनको बचपन से ही कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक समस्या खत्म नहीं होती थी तो दूसरी आ जाती थी। प्रदीप कुमार साहसी, निर्भीक, मेहनती और भगवान में श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति थे। उनको भरोसा था कि हम एक न एक दिन सफल जरूर होंगे। शुरुआत में उन्हें ठीक क्लाइमेट मिला, पर मिडल में उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनकी प्रतिभा को समस्याओं ने जकड़ रखा था, पर न टिकने वाले ने सारी समस्याओं को डिगा दिया। जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो हमारे अंदर के विचार आने लगता है कि अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, और दोस्तों, समस्या यहीं स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम निगेटिव बातें करने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा विश्वास कम होने लगता है। हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं जो हमारे हाथ में ही नहीं। हमें सिर्फ क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, बुरी हालत से कैसे बाहर निकल सकते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। लोग क्या करते हैं, हमारी हालत अच्छी नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम दूसरों की नकल करने लगते हैं, और यही समस्या की जड़ होती है। हमें हर हालत में धैर्य बनाए रखना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, फिजूल की बातों पर ध्यान देते हैं। हम दूसरे से अपने को कंपेयर करने लगते हैं, जो कि सफल इंसानों में यह सब करने की आदत ही नहीं होती है। भगवान ने हर इंसान को एक जैसा ही बनाया है, पर जिसका मन मस्तिष्क कुछ कर गुजरने पर सोचता है, करना चाहता है, वही सफल हो जाता है। एक ही क्लास में सब पढ़ते हैं, पर उसी क्लास में कोई डीएम, कोई टीचर, कोई इंजीनियर, कोई एंटरप्रेन्योर और कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, और कोई कुछ नहीं कर पाता, केवल किस्मत का दोष देता है। सफल जो इंसान होते हैं वो शुरू से ही उस दिशा में काम करते हैं जो सफलता की ओर ले जाती है। असफल लोग क्या करते हैं, वो शुरू से ही गलत दिशा में काम करते हैं और बाद में किस्मत का दोष देते हैं। दोस्तों, आप सोचो कि अगर आप बबुल का पेड़ उगाओगे तो आम का फल कैसे मिलेगा। बबुल तो कांटे ही पैदा करेगा ना। तो आप अपनी सोच बदलो। सोच नहीं बदलोगे तो आपके अंदर निगेटिव बातें आने लगती हैं, जो कि सफल इंसान में नहीं होती। सबसे पहले सोच बदलना है। हमें कुछ कर गुजरना है, जबकि असफल इंसान हमेशा दोष देता है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी के लिए लागू होती है। अगर आप जिस क्लाइमेट में हो, अगर क्लाइमेट सही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप गलत क्लाइमेट में हो तो या तो आप उस क्लाइमेट को चेंज करो। अगर नहीं कर सकते हो तो आप उस क्लाइमेट के बारे में बिल्कुल ध्यान मत दो। आप ये मत सोचो क्या है क्या नहीं है, ऐसा है वैसा है, हमारे पास संसाधन नहीं है, फला इतना पढ़ा था कुछ नहीं कर पाया, तो यही गलत करते हैं। सफल इंसान जो होता है इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं देता और ये सोचता है कि हमें ये सब से निकल कर क्या करना है। सफल लोगों में यही खूबियाँ होती हैं। धीरू भाई अंबानी सफल व्यक्ति कैसे बने, टाटा बिरला जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बने, उनके पास भी संसाधन कहाँ था, पर उनमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। एक ही क्लास में पढ़ा डीएम कैसे बन गया, उसके अंदर तमन्ना पहले से थी और उसने उस दिशा में काम किया जो करना चाहिए। कोई टीचर कैसे बना, क्योंकि उसको टीचर बनने की लगन थी। कोई सिंगर कैसे बना, क्योंकि उसको सिंगर बनने की लगन थी। कोई डॉक्टर कैसे बना, क्योंकि उसमें डॉक्टर बनने की लगन थी।
कोई इंजीनियर कैसे बना, क्योंकि उसमें इंजीनियर बनने की चाह थी। ये सभी लोग ये नहीं सोचते थे कि मेरे पास कुछ नहीं है, फला नहीं बना तो मैं कैसे बनूंगा, ये है वो है, ये सब नहीं सोचा, नहीं किया। उन लोगों ने सिर्फ ये सोचा कि हमें ये करना है, बस करना ही है। यही सफल इंसानों की जर्नी स्टार्ट होती है। दोस्तों, आप सब लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि सफल होना ही है, यही उद्देश्य होना चाहिए। आप सफल जरूर बनोगे, चाहे कितनी भी बाधा आए, एक न एक दिन सफलता आपके चरण को जरूर चूमेगी। दोस्तों, आप लोगों इस चैनल को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करें, ताकि इस कहानी के माध्यम से बच्चे युवा सभी को कुछ सीख मिले। आशा करता हूँ कि आप सभी को सीख जरूर मिलेगी। इस अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक में। नमस्कार, धन्यवाद।